जो अब सियासी मामलात से ज़रा हम समाजी मामलात की तरफ आते हैं और उसके लिए एक बड़ा ख़ास टॉपिक हमने चुना है। बुनियादी तौर पर अगर इंसान का ज़िंदगी का जो तरीका है रहने का, उसकी बात की जाए तो इंसान को मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहना चाहिए या नहीं, ये एक सवाल है जिस पर कई दहाइयों से बहस हो रही है और इस निज़ाम के हामी भी हैं, इस निज़ाम के मुखालिफिन भी हैं, अपनी अपनी राय हैं, अपने अपने दलाइल हैं उनके। जो हामी हैं वो ये कहते हैं कि लोगों को बड़ी भरपूर जज्बाती और माली सपोर्ट हासिल होती है, बच्चे मुश्तरक ज़िंदगी गुजारने के उसूल सीखते हैं, गपशप होती है, आपस में तफरी के मौके मिलते हैं, ख़ानदान के जो लोग हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो गहरा हो जाता है। मुखालिफिन जो है वो कहते हैं कि इस निज़ाम में इख्तलाफात होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं वैसे कि जितनी दूरियां हो तो मोहब्बत भी उतनी ज़्यादा हो जाती है बाद में। ये तो उनका एक अलग अच्छा उनका पॉइंट है कि मतलब वो क्योंकि लड़ाइयाँ कम होती हैं, ज़ाहिर है आप साथ रह नहीं रहे, आप 4-5 दिनों के लिए मिलते हैं तो उसमें आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। फिर अब मीडिया में भी इस तरह की बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि साथ रह रहे हैं लोग तो उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब क्या इसका हल है और क्या ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसे और फैम में कहा जाता है ये ख़तरनाक है या इसका मुस्तकबिल ताबनाक है, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब साहिल अदीम साहब मौजूद हैं जिनसे पहले भी हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवा चुके हैं और आज हम उनसे इस पर उनकी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब टॉपिक जो है वो ऐसा है कि जिससे हर शख्स रिलेट कर सकता है। आप इससे लेकिन ये बताएं आप इससे कैसे रिलेट करते हैं अगर अपनी पर्सनल उसकी बात करें तो? मेरे साथ तो अल्लाह ताला की तरफ से एक सेंस जो थी ना मेरे ख़ानदान में बड़ी क्लियर है। वी वर नेवर अ पार्ट ऑफ, कभी भी मेरे वालिद साहब भी, एक्चुअली उनके वालिद साहब भी, मेरा भाई ख़ानदान में है नहीं ये जॉइंट। अच्छा ओके। तो मैं दूर से देखता हूँ, ऑफ कोर्स ताबकारी असरात तो सब तक ही आते हैं। तो जो लेकिन वो एक चॉइस की नतीजे में था या कोई काम ऐसा होता है कि लोगों को जाना पड़ता है? सेंस। अच्छा, क्योंकि केस में लेके भी इसके खिलाफ ये मेरा भी यही केस है कि इस्लामिक सेंस के ख़िलाफ़ है, इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है। और जितने भी ये केस प्रेजेंट किए जाते हैं कि माँ बाप के हुकूक ऐसे होंगे तो ऐसे होंगे, तो सहाबा से ज़्यादा नहीं जानते हैं माँ बाप के हुकूक। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा ही ज़रूरी था तो प्रॉफेसर वसल्लम से, नबी अलैहिस्सलाम से डायरेक्टली इस बारे में किसी भी किस्म का हुक्म आना था या सहाबा ने कहीं ना। और जब डायस्पोरा हुआ है सहाबा का, मुसलमानों का इतना वास्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है नॉर्थ अफ्रीका में, पूरे अरेबिया में, खाली हिजाज में नहीं, सीरिया में, इराक में, एज़ फार एज़ पर्शिया में, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को कहीं पे भी इन्फोर्स नहीं किया गया, इनफैक्ट एनीथिंग रिकग्नाइज भी नहीं किया गया। और वो क्यों करते? क्योंकि वो इस्लाम की उस रूह के ही ख़िलाफ़ है ये बात कि एक ऐसे सिस्टम में जिसमें वो वाले। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह देखें कि इस्लाम ने कभी इस चीज़ को, जैसे आप कह रहे हैं कि इनकरेज नहीं किया, तो कभी मना भी नहीं किया, दरमियान की ऐसा है एवेन्यू छोड़ा हुआ है? नहीं, इस्लाम ने जिन चीज़ों से मना किया ना, उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पे भी क्रॉस रोड्स आएंगी तो हमें वहाँ पे ही स्टॉप लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल एक लड़की की शादी होती है तो उसको अपने माँ बाप के घर छोड़ के अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत करने पे यहाँ पे इम्प्लिसिट मजबूरी होती है। ये फ़र्ज़ अल्लाह ने नहीं बनाया हुआ, तो अल्लाह ताला ने तो ये साफ साफ बताया है कि वो बोझ ना डालो किसी पे जो मैंने नहीं डाला हुआ। बिल्कुल। तो ये ज़बरदस्ती के जो फ़राइज़ है ना, जो सास ससुर की खिदमत के, ये तागूती अमल है, ये इस्लाम के रूह के ही मुनाफी है। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने तागूत का लफ्ज़ बताया कि ऐसा क्यों रूल बना रहे हो जो मैंने नहीं बनाया हुआ। तो मैंने नहीं बनाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़का तो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहता और रहता भी है, फॉर एग्जांपल, तो वो विजिटर होता है और वो वाली तकरीम करता है, और वही करनी चाहिए लड़की को भी कि जो तकरीम है, बड़ों का एहतराम है। ससुर बाप है, बिल्कुल ससुर की तकरीम करे, मगर उसकी खिदमत करना लड़के का फ़र्ज़ है, लड़की का फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर वो लड़की कहीं और रह रही है, एक बहुत पॉजिटिव, बहुत मतलब अच्छा अमल है, लेकिन ये कि उस पर फ़र्ज़ नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती। लेकिन फिर यहाँ पे और अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं में है तो रोज़ की डेली रूटीन में फ़र्ज़ बनाया जाए तो वो फिर लड़की टेस्ट की जाए, तो जैसे ही वो टेस्ट में आएगी तागूत हो जाएगा। और तागूत गुनाह अजीम है ना, शिर्क से ऊपर है तागूत। सही, लेकिन फिर उसका रास्ता क्या है? मिसाल के तौर पे जब हम ये कहते हैं कि माँ बाप नहीं, मतलब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और लड़का अपनी बीवी के साथ अलग रहता है, तो वो खिदमत कैसे करे अगर उसका एक घर उधर है और या किसी और शहर में? जब जापान, कोरिया, अमेरिका जाते हैं तब कैसे खिदमत करते हैं अपनी माँ बाप की? बिल्कुल जैसे सहाबा करते थे वैसी खिदमत करेंगे। माँ बाप को फुल टाइम अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसको फिर तो मेडिकल असिस्टेंस की नौबत आई हुई है ना, और अगर उनको मेडिकल असिस्टेंस की नौबत नहीं आई हुई तो वाई इज़ द मैन, वो बंदा हर वक्त अपनी माँ बाप की खिदमत में क्या कर रहा है? वैसे वाई इज़ ही बॉदरिंग देम बाय बीइंग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल द टाइम? ऐसी क्या खिदमत की ज़रूरत है? जो इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट हमने खुद डाली हुई है ना अपने जहनों में खुद, वो तो बीमारों की हैं। जैसे कोई माँ बाप के हुकूक की बात करता है, मेरे जहन में भी नक्शा बनता है कि क्या वालिदा बीमार हैं आपकी या वालिद बीमार हैं,
तो फिर तो पूरे ख़ानदान को उधर होना चाहिए, खाली बेटे को क्यों? हाँ, एक तो बीमारी है, लेकिन एक ये है कि ओल्ड एज में आपकी वीकनेस हो जाती है, आपकी बहुत सारी नीड्स ऐसी होती हैं कि जो कि आपकी औलाद आपके साथ होती है तो वो पूरी कर। अच्छा, इस पे एक सेकंड, इस पे हम नाजरीन की कॉल्स भी ले सकते हैं। हमारे पास नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, और आपकी भी जो राय है या कोई सवालात है तो वो आप साहिल अदीम साहब से कर सकते हैं, वो इसके आपके इश्यूज को, कंसर्न्स को भी एड्रेस कर सकते हैं। जी, थोड़ा सा केस जो प्रेमिस सेट कर रहे हैं कि जब एक मामला माशरे में ऐसा चल रहा हो कि जिसमें मोरालिटी वैसे ही, अखलाकियात भी और ईमानियात भी अपने लोएस्ट लो के ऊपर हों, उसमें हमने लोगों को इकट्ठा कर दें और उन पे कुछ ऐसे फ़राइज़ लाद दें, नाफिज कर दें जो अल्लाह ने नहीं किए हुए, तो वैसे ही धमाका होना है। तो ये तो एक अमेजिंगली हाई मोरल लोग भी इस बोझ को ना बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तो बहुत ही मोरल हैं, इसलिए ज़्यादातर ख़वातीन तो पिसेंगी इसमें। और मसला सिर्फ ख़वातीन का नहीं है, जो बोझ एक लड़के पे आता है ना अपनी माँ और बीवी को बैलेंस करने का, वो तो बड़ा मसला होता है, तो सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा जो मेरे ख्याल से यूथ को जो सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ इस वक्त कि वो अपने डिसीजंस खुद लेना सीखें। वो लड़का शादी के क्या किसी भी और काम के लिए तैयार नहीं, अगर अपने बाप के डिसीजंस के ऊपर अभी भी उनके उसी के मरहून मिन्नत है, तो उसकी सेल्फ ग्रोथ तो हुई नहीं। इसको मैं मैन चाइल्ड कहता हूँ ना, वो बायोलॉजिकली मैन हो जाता है, साइकोलॉजिकली चाइल्ड रहता है, क्योंकि डिसीजन तो अभी तक उसने लिए नहीं कोई। जब तक एक लड़का रिस्क नहीं लेगा और उसकी रिपरकशंस देखेगा नहीं, प्रॉपर फक्की नहीं खाएगा कि हाँ मैंने गलती हुई, मेरे से पैसे का नुकसान हो गया, क्योंकि अभी तो शादी नहीं उसकी, तो वो 18वें और 25वें साल के बीच में उसको बड़ी हार्ड लाइफ गुजारनी ज़रूरी है। एक्चुअली 13वें साल से लेके 20वें साल के बीच में उसको एडवर्स सिचुएशन से गुजारना बहुत ज़रूरी है, डील कर सके और मेंटली जी उसको हवा लगवाएं, रगड़ा दें उसको। ये उसको होता नहीं, बाप उसको कवर देता है हर वक्त। माँ के अरमान अलग से एक थर्ड डिमेंशन से उसके ऊपर आ रहे होते हैं, तो एक्स और वाई एक्सिस पे बेचारा पिसा हुआ है, जेड एक्सिस से अम्मा भी उसको जो है ना पूरी तरीके से, और वो अपने माँ बाप के परों से निकला ही नहीं हुआ, और फिर अचानक एक और खातून की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। एंड अगर आप और से देखें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़का अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि वो फाइनेंशियली ले ही नहीं सकता, एक बात। दूसरा वो इमोशनली वैसे ही डिपेंडेंट होता है। और जहाँ जहाँ पे भी आप मसला देखेंगे जॉइंट फैमिली सिस्टम का, वो यही होगा कि माँ या बाप अपने बेटे को के अंदर एक बिट्रेल महसूस कर रहे होते हैं कि बेटा आप वो उस तरीके से हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा, हालांकि वो फिजिकल सपोर्ट दे रहा होता है। तो ये इतनी बड़ी डिसोनेंस है ना, जिसकी वजह से एक कॉलर है हमारे साथ, राशिद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राशिद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाहूँगा कि कोई सहाबी का कोई नाम या कोई रेफरेंस के तौर पे बताइए, ताकि क्लैरिटी आए कि ये एग्जैक्टली उनके दौर में, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसको प्रैक्टिस किया गया। सही, मतलब क्या प्रैक्टिस किया गया? अलग रहना या जॉइंट फैमिली में रहना? अलग रहना। जॉइंट फैमिली नहीं, मैं तो खुद इस हक में हूँ, और मैं इस बात को समझता हूँ कि ये जो हम लोग कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेके कि खिदमत क्या है और साथ रहने में जॉइंट फैमिली के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। सही है, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि कोई रेफरेंस पॉइंट हो किसी पर्सनैलिटी का सहाबा कराम से कि कोई वाकयात हमें मिलते हैं, वो बेसिकली ये पूछ रहे हैं। पहली बात तो हम मुसलमान होने के नाते सुन्नत नबवी को जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी ऐसी खैर, इमाम मालिक ने कहा कि अगर कोई ऐसी खैर है जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आपको मिल रही है, तो ये कहने का वो ये कहना चाह रहे हैं कि नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ख़यानत की, कि ऐसी खैर थी जो हमें बताई नहीं। तो जितनी भी खैर है वो नबी अलैहि सलाम है बस। तो हमें डायरेक्टली नबी अलैहि सलाम से लेना पड़ेगा कि क्या उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं पे पार्ट ऑफ द सिस्टम बनाया। सही, कोई अज़वाज मुतहरात इकट्ठी रहीं, कभी भी नहीं रहीं। सर भाई, अब जब हम देखते हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें तो उनके तो वालिदैन जो है वो हयात नहीं थे। हाँ, जब अबू तालिब, हाँ मतलब उनके चचा है ना, तो वो मतलब वालिद और वालिदा नहीं थे, उन्होंने तरबियत उनके वहाँ से पाई, तो वो एक ज़ाहिर है रिश्ता उनका एक वालिद के तौर पर उनके साथ तो था। हाँ। सारी सपोर्ट हज़रत अबू तालिब की थी उनको। ना सिर्फ ये कि अली बिन अबी तालिब जो थे वो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद पाले हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम ने फंक्शनिंग अडल्ट ऑफ अली बिन अबी तालिब की जब एज हुई है, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? सही, हज़रत ज़ैद के साथ क्या हुआ? हज़रत ज़ैद शादी के बाद नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहते रहे, हज़रत उसामा हज़रत ज़ैद के साथ रहते रहे, या फिर हज़रत अनस। ये तो हमारे पास तो ब्लैक एंड वाइट एग्जांपल्स हैं, इसके खिलाफ बहुत एग्जांपल्स हैं। या अगर हम हज़रत अबी तालिब की बात कर रहे हैं तो अली इब्न अबी तालिब, जी वही ना, हज़रत अली बिन अबी तालिब नबी अलैहिस्सलाम के साथ बचपन में
प्रोफेसर ने पाला ना हज़रत अली बिन तालिब को, या तो किसी भी मौके के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जॉइंट फैमिली सिस्टम की एग्जांपल नहीं मिलेगी। अच्छा। और जो कि ऑप्शन थी, या तो ऑप्शन ना होना, तो उसके बावजूद भी हम अगर ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करें तो फिर कोई सहाबी की लाइफ बता दें। अबू बकर सिद्दीक के वालिद जब फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, तो जब वो मक्का में हैं, अबू बकर सिद्दीक जो है मदीना में हैं, मदीना के जितने भी सहाबा हैं वो अलग अलग अपनी बीवियों के साथ रह रहे हैं और माँ बाप की उसी तरह खिदमत करें। हमें कैसे एक नई सेंस आई है कि नहीं, हमने माँ बाप की खिदमत, और नाम इस्लाम का लगा रहे हैं हम, तो इस्लाम का सारा कॉन्स्टिट्यूशन और एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन कई 100 साल से हमारे पास है। जो जॉइंट फैमिली का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया से हमने लिया हुआ है, उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF बोलते हैं, और वो भी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो इकट्ठे रहते थे कि किराया बच जाएगा, सब इकट्ठे रह लेंगे। तो इट वाज नथिंग बट द मनी दे वर डिसाइडिंग कि सब भाई इकट्ठे रहें। अब वो चलें, जो भी वजह थी उसके बावजूद अगर हम इसके अंदर वो पेवंदकारी शुरू कर दें और गोटा किनारे लगाएंगे, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, तो इसकी वजह ये नहीं थी कि जो फ़ायदे खुद ही खींच रहे हैं हमें से, जो उसके नुकसानात हैं वो इतने वाजे हैं, और अगर इस्लाम इससे काउंटर ना कर रहा होता तो फिर भी मैं कहता कि चलो खैर है। लेकिन जो लोग फिर इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं वो ये कहते हैं कि जब हम वेस्ट में देखते हैं तो उनका तो फैमिली यूनिट है कोई नहीं है, बच्चा 16 का होता है और वो बाहर निकल जाता है। वेस्ट में ना जाए ना, थोड़ा सा बीच में एक स्टॉप ओवर। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि वो बैलेंस किस तरह स्ट्राइक करें। मदीना भी वेस्ट में है ना हमारे, उस वेस्ट को क्यों नहीं देख रहे जिन्होंने हमें बताया है कि अल्लाह क्या चाहता है हमसे। हाँ, तो वो बैलेंस किस तरह से स्ट्राइक करना है, जैसे सहाबा करते थे बैलेंस। मैं आपको अमेरिका के फैमिली यूनिट, न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ। सहाबा ने लाखों की तादाद में फैमिली यूनिट इस्टेब्लिश करके बताया, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कैसे अपने माँ बाप के हकूक़ पूरे करने हैं। बिल्कुल, हमने सिर्फ माँ बाप के हकूक़ का एक टैग लगाया हुआ है, हकूक़ नहीं पूरे करे। माँ को इमोशनल टॉर्चर इसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में दे रहा है, कौन? उसका अपना बेटा, और उसकी बहू भी, ज़ाहिर है वो रिएक्टिव होगी, वो बेचारी भी तो इंसान है। और मैं बेचारी क्यों कह रहा हूँ उसको? बिकॉज उस पर हमने वो वाला फ़र्ज़ लादा हुआ है जो अल्लाह ने नहीं लादा हुआ। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा मैं तेरी वुसअत से ज़्यादा तेरे पे बोझ नहीं डालूंगा। इसका मतलब क्या है कि हम में से कोई और एडिशनल बोझ ना डाल दे किसी इंसान पे। अल्लाह ने पहले ही एक इंतज़ाम बनाया हुआ इस कुर्रे का कि इस पर बोझ आना ही आना है। हम एक्स्ट्रा करते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं। अब देखें जो हालात हैं इस वक्त, एक घर में पेटी पॉलिटिक्स एंड साइलोज बने हुए। हाँ, बिल्कुल। और मैंने कहा ना, मोरल वैल्यू वैसी हमारे नीचे है, बिल्कुल, हमारी अखलाकियात भी नीचे हैं। तो उसके बाद अगर इस तरह के मामलात करें तो ट्राइफेक्टा बन गया ना। अच्छा, फिर वो हदीस भी है जो मुझे याद आती है कि साथ रहने वाले एक दूसरे पर ज़्यादा ज़्यादती करते हैं, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है। तो जब साथ रह रहे होते हैं तो वहाँ पर इस तरह का अंदेशा पैदा हो जाता है। एक कॉलर भी है हमारे साथ। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची क्लफ्टन से आकिब राज पर एडवोकेट बात कर रहा हूँ। जी आकिब साहब, मेरा ये कहना है कि मुश्तरका जो खानदानी सिलसिला है, जो टॉपिक आपने चुना है, ये बेहतरीन एक जिंदगी के मसाइलों का हल है। मैं खुद एक मुश्तरका फैमिली से, एक खानदान से निकला हुआ हूँ। मुझे अपने भाइयों ने, वालिद साहब ने यहाँ शहर में भेजा। हम तो बिल्कुल ही गाँव में रहते थे, तो यहाँ भेजा तो हमने पूरी फैमिली को, मैंने आके यहाँ तकरीबन 20-25 साल में सेट किया। छोटे भाइयों को पढ़ाया, वो कोई जज बन गया, कोई वकील बन गया, मैं खुद भी वकील हूँ। मेरे बेटे बीकन हाउस में पढ़ने लगे, भतीजे चार्टर अकाउंटेंट बन गए। तो ये जब अगर वो मुझे भाई या मेरे कजन मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं निकल ही नहीं सकता था। मैं भी उन्हीं आप इसको क्या कह रहे हैं कि एक घर में रहने वाला सिलसिला अच्छा है या अलग रहना अच्छा है? मैंने बहुत ही अच्छा है। आप एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को निकालते हैं, सहारा देते हैं, क्योंकि एक कुर्बानी देगा तो फिर 10 लोगों को फायदा पहुंचेगा ना। अगर कोई, ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट है उसकी सपोर्ट में। सही है आकिब साहब, बहुत शुक्रिया। अगले हमारे कॉलर हैं शाहजहां साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। शाहजहां साहब, मेरा आप प्रो हैं या एंटी हैं? हम 7 भाई हैं, 3 बहनें हैं। हमारा खानदान बहुत बड़ा है। अच्छा, यकीन जाने। जी बताएं सर। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज और फिर बात करें। हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी मैंने बंद कर दिया। लाहौर से शाहजहां बात कर रहा हूँ मैं। हमारा खानदान ना बहुत बड़ा है जी। तो हमारे में मोहब्बत बहुत है, खुलूस बहुत है माशाल्लाह। हम एक दूसरे को ना बर्दाश्त करते हैं, तो छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। क्यों ना हम अच्छे मुसलमान की तरह रहे तो रोज़े क़यामत भी अल्लाह ताला हमें माफ कर दे।
अच्छी। अच्छा, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक सवाल, आप लोग एक ही घर में रहते हैं, आप अगर 7 भाई हैं तो एक घर में रहते कैसे हैं? फिजिकली कैसे पॉसिबल है? क्या 7 भाई का अलग अलग कमरा है? अगर सारे शादीशुदा हैं तो सबके अलग अलग कमरे हैं? क्या है? तो मोहब्बत से जिंदगी बसर की जाए। शाहजहां साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। अब पूछे। मेरा यही एक सेकंड, सवाल तो सुन ले सर, सुन तो ले सर, सवाल सुन ले। मोहब्बत खुलूस बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकली 7 भाई हैं तो 7 अगर शादीशुदा हैं तो 7 के लिए अलग अलग कमरे, अलग अलग सारा सिलसिला, फिजिकली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके घर में? इस तरह है? लेकिन मजबूरी में हम कुछ अलहदा भी हुए हैं बड़ी फैमिली की वजह से, लेकिन इंतहाई गुर्बत है, लेकिन मोहब्बत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही, वो तो अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहजहां साहब आपका। अच्छा, ये कॉलर्स का तांता बन गया है। ये दोनों तो मेरे आर्गुमेंट्स है ना। हाँ। इसी चीज को तोड़ना चाह रहा हूँ मैं। एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं हम, क्यों बर्दाश्त करने के तक की नौबत क्यों आई हुई है? अब बर्दाश्त की नौबत क्यों है? मैं भी यही बिल्कुल माइंड में आया था। मेरे जितने भी करीबी अहबाब है, मेरे अपने भाई बहन हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे से जो है ना मुसर्रत खींचते हैं, लज्जत लेते हैं एक दूसरे से। जब इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे मिलते हैं, साथ रहना क्यों जरूरी है इसके लिए। दूसरा, जो पहले कॉलर ने कहा ना कि मेरे भाइयों ने मेरी सपोर्ट की है, मुझे शहर की तरफ भेजा। जी हाँ, ये मैं चाह रहा हूँ हर इंसान अपने बेटे को एक खास उम्र में आगे पुश करे, घोंसले से बाहर फेंके, पर खुले उसके, ठीक है। उसके लिए साथ रहने की कोई ऐसा केस जैसे ये शहर आए थे। मैं आपको इस्लाम का केस प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं साइंस पे आऊँगा तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। मैं जान के साइंस की बातें नहीं कर रहा हूँ। हमारी नफ्सियात ही खिलाफ है जॉइंट फैमिली सिस्टम के। इंसान बना ही नहीं है जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए। अच्छा, इस पर साइंटिफिक पे आते हैं। बिल्कुल, ये तो बड़ा मगर ये जितने भी केसेस हैं ना, ये छुपाया जा रहा है। एक खास जो रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम है ना, जिसमें एटम बम फटता है हर घर में, वो हम सब क्यों उसकी आंखें बंद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आदमी बाहर चला जाता है, पीछे वो लड़की और हमारी सगी माँ, उसको जो टॉर्चर मिल रहा है ना इस वजह से कि उसकी जो टेरिटोरियल ब्रीच हो रही है, उसका जो किचन शेयर होना शुरू हो गया, उसकी डिसीजन मेकिंग शेयर होना शुरू, उसका बेटे का जो अपेरेंट इमोशनल इंटरफेस है वो शेयर होना शुरू हो गया है। वो भी तो बेचारी टॉर्चर में। इट्स नॉट कि खाली मैं उस बहू के साथ हूँ, मैं उस माँ के साथ भी हूँ, मैं उस बाप के साथ भी हूँ जिसका बेटा कभी भी नहीं उगेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो बेटा हमेशा वेट करेगा, अब्बू, मैं अब्बू से फैसला सुनूंगा तब कहीं जाके अपनी बीवी, मतलब एक अंकल अपनी बहू के डिसीजन मेकर हैं। ये किस किस्म का निज़ाम है? इस्लाम के सख्त मनाफी है। उस आदमी को डिसीजन मेकर दें जिसकी बीवी है वो। कुल्लु राइउन मसूला, उस बंदे से सवाल हो। अल्लाह ने कहा मैं तेरे से सवाल करूंगा, और मैं कहता हूँ अल्लाह मेरे अब्बू से सवाल कर लेना, क्योंकि डिसीजन तो मेरे अब्बू लेते हैं। सही है। अच्छा, लर्निंग नहीं हो सकेगी ना बंदे की, लर्निंग नहीं हो सकेगी। डेवलपमेंट, लर्निंग इज समथिंग दैट वी कैन डू इवन विद इन द हाउस और आउटसाइड द हाउस। उसकी डेवलपमेंट के ऊपर है। इसीलिए मैं इनको ना मैं मैन चाइल्ड क्यों कहता हूँ। बेसिकली नफ्सियाती बोने हैं हम सारे। ये मर्द हज़रात की बात बता रहा हूँ मैं। और उन नफ्सियाती बोने की बीवी तो डिप्रेशन का शिकार हो गई, और उसके बच्चे भी बोनी पैदा होंगे फिर। सही है, क्योंकि डिसीजन ली ही नहीं उसने, हमेशा रिस्क एवेसिव रहा। और आप नोट करेंगे कि दुनिया में जिस कल्चर ने भी जितनी जल्दी अपने बेटों बेटियों को डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में खुद डाला है, उन्होंने ही दुनिया की तरक्की का और प्रोग्रेस का जो है ना काम करके दिखाया। हम तो बैठे हुए वेट करेंगे कोई हाँ, हमारे तो 25 साल का भी तो बच्चा ही मशीन बन जाएगी तो हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। हमने अपनी कुछ नहीं बनानी मशीन, क्यों? क्योंकि अब्बू ने नहीं कहा। हाँ, एस्पेक्ट इसके अंदर जो पहले भी आपने जिक्र किया कि जब हमारे पास ये चीज़ आती है, क्योंकि हम इस सब कॉन्टिनेंट वाले कल्चर में फाइनेंशियल रीजंस की वजह से लोग अलग नहीं होते। फाइनेंशियल रीजन आज भी बड़े हैं। डॉलर, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था डॉलर 258 का था, इस वक्त 260 का हो चुका है, ठीक है। तो वैसे फाइनेंशियल रीजंस हैं, हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि एक अलग यूनिट बनाए और उसमें जाकर बसे। उसको फिर कैसे टैकल किया जा सकता है? ये एक और आर्ग्यूमेंट है जिसकी वजह से इसको फैमिली यूनिट को तोड़ देना चाहिए। ये जब घर खरीद लेते हैं, उसी एक प्रॉपर्टी के पीछे उन्हीं भाइयों की कत्ल गारत शुरू कर देते हैं। फिर हम फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मुसलमान को जितनी जल्दी हो सकता है ये इससे बखरे करने चाहिए कि भाई मैं अपने फाइनेंशियल खुद उठाऊं, अपना ये वाला बोझा मेरे अल्लाह ने किसी जिम्मे के लिए इधर भेजा हुआ है। जितने भी मसाइल आप देखेंगे ना, ये जो प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस, वो उसी घर के लिए इसके अंदर जॉइंट फैमिली रह रही थी। हाँ, क्योंकि अब्बा ने सही टाइम पर उस चीज़ को डिवाइड नहीं किया। ना सिर्फ ये, बल्कि अब्बा ने बच्चों को अपने अपने एक पैरों पे खड़ा किया, तो वो ज़्यादा प्रॉपर्टी के हारिस बनेंगे वो फिर। हाँ। उनके पास और चारों के पास चारा क्या रहा है, वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर ही रहे, उगे पले बड़े, उनके बच्चे आगे से पैदा हो गए, पोते तक उस महल को ऐसे देखते हैं जैसे कि काबे को देखता है एक मोमिन, कि भाई इसके अलावा तो मेरा कोई है नहीं चॉइस। तो ये सारे केसेस तो जॉइंट फैमिली के अगेंस्ट, इसी को उठा के अगर हम कोर्ट में पेश करेंगे तो फिर तो लेकिन ये कि अगर कुछ फैमिलीज ऐसी हो, नहीं, लेकिन उसके ऊपर देखें केस तो नहीं करेंगे ना। मैं पहली बात तो ये कि
पाकिस्तान का जो मोरल फैब्रिक है ना वो इस काबिल है नहीं कि हम इकट्ठे रह के एक दूसरे के हुकूक और फ़राइज़, हमसे तो दो दोस्त नहीं बर्दाश्त वो हैंडल हो सकते हैं। दो भाई वैसे किसी रिश्ते में आ जाएं फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, तब भी हमसे एक हकूक़ और फ़राइज़ की बैलेंसिंग नहीं हो रही। हमने एक लड़के और उसकी बच्ची को उसकी बीवी को और उसके बच्चों को भी की फ़राइज़ खुद ज़िम्मे ले ली। दिस इज अ प्रॉब्लम एज मुस्लिम्स वी शुड अंडरस्टैंड। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ भी आती है, कुछ फैमिलीज हैं जो इसी निज़ाम में बड़ी खुशबाश भी हैं और वो ग्रो भी कर रहे हैं और डेवलप भी हो रहा है, सब कुछ है, और उनका ये मानना है कि भाई अगर अलग होना हुआ तो हम हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वो बर्दाश्त वाला एस्पेक्ट भी नहीं है उनका। तो क्या हमें दीन ये कहता है कि फिर अब साथ मत रहो? वो कौन सी हमारी अहकामात हैं जो हमें ये कहती हैं कि भाई साथ मत रहो? दीन काउंटर किया जा रहा है ना, वो उन फ़राइज़ के ऊपर है जो उस लड़के से लिए जा रहे हैं जिसने करने ही करने हैं। वो डिसीजन ले नहीं रहा क्योंकि अब्बा जी लेते हैं, अब तो दादाजी लेते हैं। अब व्हाई आर वी नॉट टेलिंग द ट्रूथ हियर? अब्बा जी भी डिसीजन मेकर नहीं है, अब्बा के अब्बा भी जिंदा हैं, तो अप्रूवल वहाँ से आएगा, अप्रूवल वहाँ से आएगा। मेरे बेटे का अप्रूवल मेरे दादाजी लेंगे कि स्कूल में जाना है। दूसरा जो लड़की के ऊपर बोझ आता है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, बड़ी कड़ी पूछ होनी है। क्यों नहीं आप लोग आखिरत का ख्याल कर रहे? उस लड़की को क्यों 2 एक्स्ट्रा माँ बाप का खिदमत का ज़बरदस्ती का बोझा डाल रहे हो? ये खिदमत लड़के का काम है, लड़की का काम नहीं है। उसके माँ बाप अपने घर में बैठे हुए हैं, और उससे दूसरा जो नुकसान हो रहा है वो अपने माँ बाप से इतना डिटैच हो जाती है कि जैसे कि फौत हो गए हैं वो, हालांकि उसको उसी तरीके से कनेक्शन इस्तवार रखना है अपने माँ बाप के साथ। इमोशनल क्लोजनेस ऑफ द वुमन टुवर्ड्स हर ओन मदर एंड फादर इज, वो जिंदा है तो उसकी खिदमत नहीं करेंगे वो, ऑफ कोर्स। मगर इस वजह से वो क्या हो रहा है, 2 फैमिली असल में टूट रही हैं। नाम ये लग रहा है कि जैसे फैमिली बन रही, नहीं कुछ नहीं जुड़ रहा इधर, 2 फैमिली टूट रही हैं। और एक लड़की के ऊपर एक बुलडोजर आके उसको पूरी तरह सपाट कर देता है कि भाई अब तो तू, तेरे 4 माँ बाप हो गए, अब अल्लाह ने 2 दिए, हमने 4 कर लिया उसको। और वो एक बंदा 4 माँ बाप के फ़राइज़ नहीं पूरे कर सकता, अल्लाह ने कहा है 2 माँ बाप के फ़राइज़ है तेरे। अच्छा, अब ये आपकी वाली बात से मेरे ज़हन में एक और बात आई। कॉलर्स भी हैं हमारे साथ वैसे, तो एक कॉल हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम जी। सर कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या आपके कमेंट्स हैं इस इशू पे? लाहौर से कमेंट्स जी, मेरे साथ ये सारी बीती हुई है। मैं 89 में, ये पहला कॉलर है साहिल अदीम साहब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई है आपका ये सुन के मैसेज। सैंपल इस तरह मत लें जी, टीवी के ऊपर कोई अपनी फैमिली की बुराई नहीं कर सकता, ये भी एक नुकसान है जॉइंट फैमिली का। सास सुन रही होती है, अबू सुन रहे होते हैं, कहेंगे मेरे खिलाफ बात नहीं। समझ, नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ 89 में बाहर गया हूँ, मैं जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे हम 7 बहन भाई हैं, सबकी मैंने पढ़ाया लिखाया, शादियां की, हर चीज की। आज मुझे पंजाबी कहते हैं जुतियां मैनू ही पै रही हैं। अच्छा, मुझे कोई बुलाना पसंद नहीं कर रहा। तो कह रहे हैं कि जुतियां मैनू ही पै रही हैं कि मैंने उनके लिए सब कुछ किया और मुझे कोई बुलाना पसंद नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान बाहर छोड़ के आ गया हूँ। हम लोग कहते हैं ना, हमारे लीडर भी बड़ी मिसालें देते हैं, बाहर की, इधर की, उधर की मिसालें देते हैं। मैं कहता हूँ वो लोग सही हैं, गैर मुस्लिम, हम मुसलमान सही नहीं है। हम बेड़ा गर्क कर देते हैं अपने बहन भाइयों, अपने जो जिसने हमें पाला पोसा हो उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम बहुत ही मतलबी हैं, बहुत मतलबी लोग हैं मुसलमान। हम मतलब के लिए हासिल कर, मैंने इधर बिजनेस स्टार्ट किया 6-7 साल से, तो इधर हर आदमी मतलब के लिए, मैं सच बोल के सामान बेचता हूँ तो मेरे से कोई नहीं खरीदता, जब मैं झूठ बोलता हूँ मेरे से सारे खरीदते हैं। बिल्कुल ठीक। इस मुसलमान मुल्क में झूठ बोलना खत्म हो जाए, ये बहुत अच्छा पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। कि अगर किसी साहब की 3 बेटियां हैं मिसाल के तौर पर, और वो तीनों बेटियों की शादी हो गई, वो तीनों अपने अपने घर चले गई, तो उनकी खिदमत कौन करेगा? उनका तो बेटा कोई नहीं है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी बेटा है बैठे और वो उनके साथ खिदमत करें। तो अगर वो 3 बेटियां और बेटा वालों को ही क्यों जरूरत है माँ बाप की खिदमत की, बेटियों वालों को नहीं खिदमत की जरूरत। और बेटियां अगर बाहर मुल्क चले गई तो फिर तो और दूर हो गई। बात यह है, ये सब का सब एक तरफ, और हक और सच बात एक तरफ। साइकोलॉजिस्ट दुनिया पूरे के शशदर हैं इस वक्त कि एक ऐसा कल्चर है 25 करोड़ का पाकिस्तान, जहाँ पे 25 के 25 करोड़ चाचे जो है ना वो 2 नंबर निकल आए हैं, 25 के 25 ताए विलन हैं, 25 की 25 पुप्पो जो हैं वो दोज़ख की हाविया की सेंटर प्लॉट ओनर हैं, और 25 मामू जो हैं वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, 25 खालाएँ जो हैं वो बेहतरीन, वो अल्लाह की वली हैं। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? आपके और मेरे चाचा दोनों एक जितनी 2 नंबर कैसे निकल आए, और आपकी मेरी पुप्पो एक जितनी खतरनाक। अल्लाह अकबर, क्या समझ रही है ये क्या हो रहा है? ये जो कहानियां ये हमें सुनानी बंद करनी पड़ेंगी। अब यूथ का IQ बढ़ चुका है। वी नीड टू अंडरस्टैंड
जो चीज़ अल्लाह ने मना की थी किसी वजह से, जो चीज़ अल्लाह ने बताई थी करो किसी वजह से बताई थी, हमने एक्स्ट्रा जो अचार डालने की कोशिश की है ना अपने इस खाने में, उसकी वजह से एक पूरा का पूरा खराब हो गई, बर्तन तबाह हो गया। डिश नहीं, पूरा बर्तन तबाह हो गया। तो ये सारे चाचे ताए और पुप्पो जो है ना, इन बेचारे ठीक लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं, ये ठीक लोग थे अगर अलग अलग अपने मामला तो सही सुलझाते। इन्होंने हमारे मामला सुलझाने की कोशिश की है तो अम्मी ने इनको विलन करवा दी थी। ये मामू और खाला भी अपने अपने घरों में पुप्पो और चाचा हैं, वहाँ पे उनके भतीजे इनको 2 नंबर कह रहे हैं। हाँ। तो ये जो कहानी है ये हमें खुद बंद करनी पड़ेगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड, इस्लाम के थ्रू नहीं आते। बहुत ज़्यादा आपको कहीं से माँ बाप के हकूक़ का बैनर मिल गया तो साइंस के थ्रू ही आ जाएं। आपकी अपनी लीडरशिप के खिलाफ है, आपके बेटे कमज़ोर बोने बन रहे हैं, आपकी बेटियाँ डिप्रेशन की मरीज़ाँ बन रही हैं। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, अगर एक लड़का इस काबिल नहीं है कि एक औरत को अपने अलग से घर में रख के डिसीजन मेकिंग खुद कर सके, वो शादी के काबिल नहीं हुआ। आप लड़के के बाप को देख रहे हैं कि उसने क्या मेहनतें की, घर बनाया और अपनी बेटी उसके बेटे को दे रहे हैं। इससे बहुत बेहतर है अपनी बेटी उसके बाप के साथ रिश्ता करें, वो ज़्यादा अहल है। सही बात है, वो ज़्यादा अहल है उस रिश्ते का। क्योंकि वो कहते हैं ना, बाप क्या करता है, बाप क्या करता है। जी हाँ बिल्कुल, वही शादी लड़के से हो रही है, बाप से हो रही है। शादी के काबिल तो उसका बाप हुआ अभी। तो ये ज़बरदस्ती कि हमने बस उम्र देख ली लड़के की तो उसके बाप के कारनामे देख के उसके बेटे से शादी करें। हाँ। ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ना सिर्फ ये सेंस के खिलाफ है, ये साइंस के भी खिलाफ है और मेरी तरफ से दोनों भाड़ में जाएं। असल में इस्लाम के खिलाफ है, ऐसे प्राइस लगा रहे हैं जो खातून के ऊपर नहीं बेचारी के ऊपर फर्ज थे। और ऐसा जो है ना फर्ज जो कि लड़के के ऊपर डालना चाहिए वो डाल नहीं रहे। और ऐसी कोई 2 नंबर किस्म की एक खिचड़ी पका दी उस लड़के बेचारे के साथ, ऐसी हो रहा है कि वो बैलेंस नहीं कर सकता। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि अपने 2 मेन स्टेक होल्डर्स को मैं इकट्ठा बैलेंस करूं जो कि काउंटर करते हो, मेरी माँ और मेरी बीवी। बिल्कुल, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। ये वाला बोझ लड़के पे डाला हुआ है और लड़की के ऊपर बोझ डाला हुआ है। 2 तेरे एक्स्ट्रा माँ बाप हो गए, आप उसी तरह खिदमत करो। और कुरान की आयतें सुना सुना के बीवी को उसको बुरा साबित कर करके, अब तो मैं तो ऐसे अल्लाह बचाए ऐसे खानदानों के केस स्टडीज है मेरे पास जिसमें माओ ने कहा है कि सजा के तौर पे 1 तलाक दे दे। अच्छा। और लड़के ने भी दी सजा के तौर पे, आप दूसरी देते। अभी 4-5 दिन पहले खबर आई थी, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि 3 भाइयों ने अपनी 3 बीवियों को, मतलब एक की बीवी को इस बात पे तलाक दे दी, तीनों ने इकट्ठे, कि हमारी माँ की खिदमत नहीं करती। बिल्कुल। दूसरा अभी पर्दे की ब्रीच है, प्राइवेसी की ब्रीच है। अल्लाह ताला ने जिस लेवल पे प्राइवेसी का हुक्म दिया हुआ है, कुरान पढ़ें, सीरा पढ़ें, आपको पता चले इस्लाम सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। ह्यूमन प्राइवेसी के ऊपर 0 टॉलरेंस है। हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो प्राइवेसी है ही कोई नहीं। बिल्कुल। मैं एज अ मैन छोड़े, मैं तो आदमी हूँ, आप औरतों से मेरी गुजारिश है, अपनी आपसे ज़्यादा किसको प्राइवेसी की ज़रूरत है? बिल्कुल, आपकी प्राइवेसी तो बिल्कुल 0 पे। और ऐसी खबरें पहुँच रही हैं जो कि सूरह हुजरात पूरी की पूरी काउंटर करती है जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर। असल वही बात है कि हमने सोसाइटी को, कल्चर को रिलीजन पर हावी कर दिया। जो रिलीजन हमारा है, नहीं कल्चर को नहीं, हिंदू कल्चर को। हाँ, हिंदू बिल्कुल वहाँ से आया है। गीता के पुजारी हुए हैं यहाँ पे, जब जॉइंट फैमिली सिस्टम की तारीफ करता है मुझे ऐसा लगता है कि राम राम कर रहा है मेरे सामने। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साहिल अदीम साहब, वक्त दिया आपने।